नमस्कार, वेलकम टू अष्टवक्र महागीता सीरीज। हमने देखा कि ओशो कहते हैं कि 3 टाइप के लोग हैं। कौन कौन से? पहला है दृश्य, दूसरा है दर्शक और तीसरा है दृष्टा। तो दृश्य किसको बोलते हैं? ऐसे लोग जो अपनी पर्सनैलिटी को दृश्य के तौर पर, एक पिक्चर के तौर पर इस समाज में प्रस्तुत करते हैं। वो कौन है? जैसे एक राजनेता, जैसे एक अभिनेता। वो क्या करते हैं? वो अक्सर अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं जो वो है भी नहीं। क्यों? ताकि उनको उस समाज का सम्मान मिले, इज्जत मिले, प्यार मिले, सराहना मिले, लोग उनके पीछे पागलों की तरह दौड़े भागें। और दूसरा दर्शक। दर्शक कौन है? इसी दृश्य के कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, कि जो उनके पीछे, जो दृश्य के पीछे भागते हैं। फैन फॉलोइंग आप समझ सकते हैं, किसी चेले चपाटी नेता लोग का, उनको समझ सकते हैं। तो वो हो गए दर्शक। तो ओशो ने कहा था कि दृश्य और दर्शक में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। एक दिखाना चाहता है और एक देखना चाहता है, बस यही है। दोनों एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं। तो हम आगे देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से ओशो तीसरे इंसान यानी दृष्टा के बारे में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ओशो कहते हैं, आदमी अद्भुत है। आदमी तो घुड़दौड़ देखने भी जाते हैं। यह पूरा कोरेगांव पार्क घुड़दौड़ देखने वालों की बस्ती है। यह बड़ी हैरानी की बात है। आदमी को दौड़ाओ, घोड़ा देखने नहीं आता। तो ओशो क्या कह रहे हैं कि बड़ी हैरानी की बात है, आदमी को दौड़ाओ, कोई घोड़ा देखने नहीं आता। घोड़े दौड़ते हैं, आदमी देखने जाते हैं। यह घोड़ों से भी गई बीती स्थिति हो गई है। तो ओशो जहाँ पे ये प्रवचन शायद दे रहे होंगे, वहाँ पे कोई जगह होगा कोरेगांव पार्क, जहाँ पे हॉर्स रेस होता होगा। तो उसी के सेंस में बोल रहे हैं कि जब घोड़े दौड़ते हैं तो आदमी देखने आ गए, पर जब आदमी दौड़ते हैं तो घोड़े देखने नहीं आते उन्हें। मतलब क्या स्थिति हो गई है इंसानों की। देखते ही देखते जिंदगी बीत जाती है। दर्शक की तरह ओशो क्या कह रहे हैं कि दर्शक की तरह हम बस देखते ही देखते जिंदगी को बिता देते हैं। दर्शक बन के हम रह जाते हैं। प्रेम करते नहीं तुम, फिल्म में प्रेम चलता है वे देखते हो। नाचते नहीं तुम, कोई नाचता है तुम देखते हो। गीत तुम गुनगुनाते नहीं, कोई गुनगुनाता है तुम सुनते हो। तुम्हारा जीवन अगर नपुंसक हो जाए, अगर उसमें से सब जीवन ऊर्जा खो जाए, तो आश्चर्य क्या है? तुम्हारे जीवन में कोई गति नहीं है, कोई ऊर्जा का प्रभाव नहीं है। तुम मुर्दे के भांति बैठे हो। बस तुम्हारा कुल काम इतना है कि देखते रहो, कोई दिखाता रहे और तुम देखते रहो। तो ओशो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। इस बात को समझना जरूरी है कि भाई हम नाचना खुद भूल गए। हम लोगों को नाचता हुआ देखना चाहते हैं। हमें गाने का कोई शौक नहीं, हम गाता हुआ सुनना चाहते हैं। हमें प्रेम में इंटरेस्ट नहीं है। हम फिल्मों में जो प्रेम प्रसंग दिखाया जा रहा है, हम उसको देख के ही खुश रह जाते हैं। तो भाई हम कौन हैं? हमारे ज़िंदगी से वो ऊर्जा कहाँ गायब हो गई? ओशो यही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो चीज़ तुम्हें करना चाहिए था, जो तुम्हें जीना चाहिए था, वो तुम छोड़कर तुम बस एज ए दर्शक की तरह, एक व्यूअर की तरह सिर्फ बैठ के देख रहे हो और उसी में ही तुम खुश हो गए। ये दो ही की बड़ी संख्या है। दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो किन दो की बात कर रहे हैं ओशो यहाँ पर? वही दृश्य और दर्शक। दृश्य कौन? जैसे नेता, राजनेता, अभिनेता, ये दृश्य बन गए जिनको हम देख रहे हैं। और दूसरा कौन? एक दर्शक। इन दोनों की ही दुनिया भरी पड़ी है। इन दोनों से ही ऑलमोस्ट पूरी दुनिया कंप्लीट हो जाती है, ऑलमोस्ट। ओशो आगे कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं दुनिया में हर बीमारी के 2 पहलू होते हैं। दुनिया में कुछ लोग हैं जिनको मनोवैज्ञानिक कहते हैं मैसोचिस्ट, स्व दुखवादी। वे अपने को सताते हैं। और दुनिया में दूसरा एक वर्ग है जिनको मनोवैज्ञानिक कहते हैं सैडिस्ट, पर दुखवादी। मतलब कि वे दूसरे को सताते हैं। सैडिस्ट लोग, पर दुखवादी, वे दूसरे को सताते हैं। तो पहला कौन सा है? मैसोचिस्ट, जो स्व दुखवादी हैं, वे अपने आप को सताते हैं। और दूसरा कौन है? सैडिस्ट, पर दुखवादी, वे दूसरों को सताते हैं। दोनों की जरूरत है, इसलिए दोनों जब मिल जाते हैं तो बड़ा राग रंग चलता है। मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्टिंग है ना। एक दूसरे को सताना चाहता है और जो दूसरा है वो खुद सताना चाहता है। मतलब मतलब जो कहते हैं ना कि सताना, दुख देना, वो खुद को चाहता है।
तो ये दोनों दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दोनों जब मिल जाते हैं ना तो अजीब सा रंग आ जाता है वहाँ पे। क्यों? दोनों ही की इच्छा पूरी हो रही है ना। मैं चाहता हूँ कि तुमको सताऊं और तुम चाहते हो कि हाँ भाई मेरे को कोई सताए। दोनों ही मिल बैठे। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर पति दूसरों को सताने वाला हो, स्त्री खुद को सताने वाली हो, तो इससे बढ़िया जोड़ा और दूसरा हो नहीं सकता, है कि नहीं? सोच के देखो कि एक को मजा आता है दूसरे को प्रॉब्लम में डालने में। मजा आता है उनको कि भाई सामने वाले को परेशान करें, और दूसरा कौन है? जो प्रॉब्लम झेलने में मजा ले रहा है, जो चाहता है कि उसे कोई सताए। कोई ना सताए तो मैं खुद अपने आप को सताऊंगा, है ना? तो ओशो यही कह रहे हैं कि ये दोनों टाइप के अगर कपल हो जाएं तो भाई उनके लिए तो बेस्ट ही हो गया ना ये चीज़। स्त्री अपने को सताने में मजा लेती है, पति दूसरे को सताने में मजा लेता है। राम मिलाए जोड़ी, कोई अंधा कोई कोढ़ी, मिल गए, बिल्कुल ठीक बैठ गए। तो ओशो एक सार्केज्म में ये सब बातें बोल रहे हैं। ये बात समझने की जरूरत है। हर बीमारी के दो पहलू होते हैं। वो क्यों बोला गया? तो यहाँ कौन से बीमारी की बात हो रही है? सोचने वाली बात यह है, यहाँ उसी बीमारी की बात हो रही है कि भाई एक बीमार होना चाहता है और दूसरा बीमार करना चाहता है। एक सतना चाहता है कि मुझे कोई सताए, और दूसरा सताना चाहता है कि हाँ मैं सताना चाहता हूँ। दोनों ही मिल बैठे। दृश्य और दर्शक एक ही बीमारी के दो पहलू हैं। स्त्रियां आमतौर से दृश्य बनना पसंद करती हैं, पुरुष आमतौर से दर्शक बनना पसंद करते हैं। मनोवैज्ञानिकों की भाषा में स्त्रियों को वे कहते हैं एग्जिबिशनिस्ट, नुमाइश की चीज जिसको एग्जीबिशन लगाया जा सके। और हमारे समाज में आप देखिए, यहाँ पे एक बात याद रखना, ओशो किसी स्त्री का अपमान नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा इस बात को। वो बस एक सामाजिक पहलू जो समाज में कुरीति जन्म गई है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि स्त्रियों को एक ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया। हमने कर दिया ऑब्जेक्टिफाई कि भाई स्त्री क्या है? दृश्य है, निहारने की चीज़, बस यही तो हमने बना दिया समाज में। आप आज के सोशल मीडिया पे देखो, वही चीज़ तो हमें दिखता है ना, कि स्त्री का वजूद ही हमने उसके जिस्म के अराउंड ही कन्फाइंड कर दिया कि भाई स्त्री क्या है? एक शरीर है, सुंदर है तो स्त्री एग्जिस्ट कर रही है, नहीं तो हम स्त्रियों को देख भी नहीं रहे हैं। होता है ना, शादी ब्याह में भी यही होता है कि माँ बाप का मेन टेंशन ही रहता है कि भाई सुंदर नहीं है। टेंशन क्या है? कितनी भी टैलेंटेड रहे, पर क्या होता है कि नहीं, सुंदर नहीं, कोई लड़का पसंद ही नहीं करेगा, शादी कैसे होगी? तो ये समाज की एक कुरीति है ना। तो ओशो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि हमने एग्जीबिशन का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है स्त्री को, नुमाइश की चीज, इसके अलावा कुछ नहीं। वो ये नहीं बोल रहे कि स्त्री ऐसी होती है, ये बात याद रखना। ओशो ये बोल रहे कि हमने बना दिया है उनको, उनका सारा रस नुमाइश बनने में है, मुल्ला। और याद रखना, और पुरुष को क्या बोला? दर्शक। हमने यही सोच लिया है कि क्योंकि चूंकि ये समाज जो है पुरुष प्रधान रहा है हमेशा से, और आज भी वही है, तो पुरुषों ने क्या किया कि हम दर्शक बन गए, स्त्रियों को बस एक दृश्य बना के रख दिया हमने। हम बस चाहते हैं कि स्त्रियां बस एक दृश्य की तरह हमारे समाज में रहें, इसके अलावा हमने उनको कुछ करने नहीं दिया। आज भी वही है ना, ज़्यादा हम औरतों को एजुकेशन में नहीं जाने देते, वर्कफोर्स में नहीं बनने देते। अगर मैंने ऐसा भी देखा है सोसाइटी में, मेरे कॉलेजों में भी, इवन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, IITs में मैंने देखा है कि कोई लड़की अगर अच्छा जॉब, अच्छा प्लेसमेंट पा गई, तो उसी के कलीग, मैं ये बिल्कुल सही इंसिडेंट्स बता रहा हूँ दोस्त आपको, कि उसके कलीग, उसके क्लासमेट जो है, उसने कह दिया कि अच्छा लड़की थी इसलिए अच्छा प्लेसमेंट मिल गया। जस्ट थिंक कि वही कोई लड़का अगर अच्छा प्लेसमेंट ले ले गुड पैकेज के साथ, तो हम बोल देते हैं कि भाई टैलेंटेड लड़का था, लेकिन एक लड़की ने, मेरे क्लास की लड़की ने ले लिया, तो उसी के क्लासमेट ने ये बोल दिया, उसके मुंह पे नहीं, पीठ पीछे, कि भाई लड़कियां हैं, लड़कियां ले ही लेती हैं। समझ रहे हो बात, कि हम सामाजिक तौर पे किस स्तर पर गिरे हुए हैं, कि एक महिला ने अगर कुछ अच्छा कर भी दिया तब भी हम यही सोचते हैं कि नहीं, वो तो दृश्य है, उसका कोई अपना टैलेंट नहीं है, वो बस सुंदर थी इसलिए मिल गया। ये हमारी सोच है, क्या करें, हमारी भी क्या गलती है? सदियों से हमें वही चीज़ फीड किया गया है, बन गए हम वैसे ही। तो ओशो इसी बात को कह रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन मक्खियां मार रहा था, बहुत मक्खियां हो गई थी, तो पत्नी ने कहा इनको हटाओ। आईने के पास मक्खियां मार रहा था, बोला कि एक एक जोड़ा, दो मादाएं बैठी हैं। पत्नी ने कहा हद हो गई, तुम्हें कैसे पता चला कि नर है या मादा? मतलब मक्खियां मार रहा था मुल्ला नसरुद्दीन, क्या मक्खियां मार रहा था, बहुत सी मक्खियां हो गई थी। पत्नी ने कहा मक्खियां हटाओ।
तो आईने के पास मक्खियाँ मार रहा था। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या बोला कि दोनों मादाएं हैं। तब उसकी पत्नी ने बोला कि यार तुम ये कैसे कंफर्म कह सकते हो कि वो मादाएं हैं कि नर हैं। तब मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, घंटे भर से आईने पर बैठी हैं, मादाएं होनी चाहिए, नर को आईने के पास क्या करना। तो अगेन यहाँ पे एक सार्केस्टिक कमेंट है कि हमने, चूंकि जब समाज जिसको जिस चीज़ में ढाल देता है, हमने वही पढ़ा ना कि हम अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं, कि समाज हमारे बारे में क्या बोल रहा है, चार लोग क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में, हम अपने आप को उतना ही जानते हैं ना। ऐसे ही होता है। ओशो ने भी, हमने पहले भी पढ़ा कि यही चीज़ हमारी आइडेंटिटी बनाता है। अब चूंकि हमने स्त्रियों को वही बना के रख दिया है कि तुम्हारी खूबसूरती ही तुम्हारी अल्टीमेट पहचान होगी, हमने ये बना दिया है ना। तुम्हारे पास क्या एजुकेशन है, तुम्हारे पास क्या नॉलेज है, तुम्हारे पास क्या टैलेंट है, तुम्हारे पास क्या कैलिबर है, ओके, वो सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। खूबसूरत हो कि नहीं इसकी बात करेंगे। हमने एक सामाजिक कुरीति ये जन्मी है, इसको एक्सेप्ट करना होगा। तो ओशो यही बोल रहे हैं कि हमने स्त्रियों को यही चीज़ दे दिया है, उनको ये बिलीव करवा दिया है कि भाई तुम्हारी पहचान ही तुम्हारी खूबसूरती है। तो वहाँ पे यही बोल रहे हैं वो सार्केज़म में कि भाई ठीक है, अगर खूबसूरती की बात हो रही है तो आईने के पास ही बैठेगी ना, और कहाँ जाएगी। अपने आप को खूबसूरत दिखना है, बनना है, निहारना है, तो आईने के पास बैठ के ही करेगी ना। तो यहाँ पे वो एक तरह का लाइट इंसिडेंस, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सार्केज़म ओशो ने हमारे समाज पे किया है। ओशो आगे कहते हैं, स्त्रियां आईने से छूट ही नहीं पाती, आईना मिल जाए तो चुंबक की तरह खींच लेता है। सारी जिंदगी आईने के सामने बीत रही है, कपड़ों में, वस्त्रों में, सजावटों में, श्रृंगार में। और बड़ी हैरानी की बात, इतनी सज धज कर निकलती हैं, फिर कोई धक्का दे दे तो नाराज होती हैं, कोई धक्का ना दे तो भी दुखी होंगी, क्योंकि धक्का देने के लिए इतना सज धज के इंतजाम था। नहीं तो प्रयोजन क्या था। पति के सामने स्त्रियां नहीं सजती, पति के सामने तो भैरवी बनी बैठी हैं, क्योंकि वहां धक्का मुक्का समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे उसी समाज की बात हो रही है, और उस समाज ने स्त्रियों को क्या बना दिया। अगेन यहाँ सभी स्त्रियों की बात नहीं हो रही है, कुछ मेजॉरिटी चंक की बात हो रही है कि उनको क्या बना दिया। उनको ये बिलीव करवा दिया गया, औरतों को, नारियों को, लड़कियों को, कि भाई तुम्हारी पहचान तो खूबसूरती है। तो बेचारी वो भी अब इसी चीज़ को मान बैठी कि हमें सजना है ताकि लोग रिस्पेक्ट करें हमारा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था ना, हमने पढ़ा था ना कि दृश्य कौन है। दृश्य वाले व्यक्ति वही होते हैं जो समाज क्या चाहता है उनसे, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। एक नेता जो होता है वही बोलता है जो उसके फॉलोअर सुनना चाहते हैं, जो उसके वोटर सुनना चाहते हैं, यही होता है ना। तो इन द सेम वे यहाँ भी ओशो यही कह रहे हैं कि स्त्रियों को ऐसा हमने बिलीव करवा दिया कि तुम्हारी पहचान ही यही है, तुम दृश्य हो और तुम्हें दृश्य की तरह बनना चाहिए। तो वही कर रही है वो बेचारी। हमने उसको ये बिलीव करवा दिया है कि तुम्हारी आइडेंटिटी टोटल दृश्य की ही है। लेकिन घर के बाहर जाएं तब बड़ी तैयारी करती है, वहां दर्शक मिलेंगे, वहां दृश्य बनना है। मनुष्य को, पुरुष को मनोवैज्ञानिक कहते हैं वयूर। उसकी सारी नजर देखने में है, उसका सारा रस देखने में है। एक्चुअली व्यूअर है, ठीक है, व्यूअर बना दिया हमने। पुरुष को क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक? व्यूअर, देखने वाले। स्त्रियों को देखने में रस नहीं है, दिखाने में रस है। स्त्रियां तो इसलिए तो स्त्री पुरुषों का जोड़ा बैठ जाता है। बीमारी के दो पहलू बिल्कुल एक साथ बैठ जाते हैं, और ये दोनों ही अवस्थाएं रुग्ण हैं। तो उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि वो पुरुष भी जो सिर्फ व्यूअर है, देखने वाला है, दर्शक है, और स्त्रियां जो कि एक दृश्य है, एक पिक्चर है, एक सीन की तरह है। ये दोनों ही साथ में जब मिलते हैं तो बहुत ही बढ़िया सेटिंग बनता है। एक देखना चाहता है और एक दिखाना चाहता है। एक की आइडेंटिटी ये है स्त्रियों की कि वो चाहती हैं कि लोग उसको अप्रिशिएट करें। एक का दूसरा आइडेंटिटी पुरुष की है, वो चाहता है कि वो बस अपना अटेंशन लोगों, स्त्रियों को दे सके। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया, दोनों ही रुग्ण हैं, दोनों ही बीमार हैं। ओशो यहाँ पे ये कह रहे हैं। तो अष्टावक्र क्या कहते हैं? अष्टावक्र कहते हैं मनुष्य का स्वभाव दृष्टा का है, न तो दृश्य बनना और न दर्शक बनना। तो ये दोनों ही स्थितियां, दृश्य और दर्शक, ये मनुष्य का स्वभाव नहीं होना चाहिए। मनुष्य का स्वभाव है दृष्टा, दृष्टा बनने का।
अब कभी तुम यह भूल मत कर लेना। कई बार मैंने देखा है कुछ लोग यह भूल कर लेते हैं, वे समझते हैं दर्शक हो गए तो दृष्टा हो ही गए ना। देखो, दर्शक और दृष्टा दोनों सुनने में सेम लगता है कि दोनों ही तो देख रहे हैं। तो यही बोल रहे ओशो कि इसमें भूल मत कर लेना कि दर्शक बन गए हैं तो हम दृष्टा हो गए हैं। इन दोनों शब्दों में बड़ा बुनियादी फर्क है। भाषा कोश में शायद फर्क ना हो, वोकैबुलरी में बड़े फर्क ना हो, वहां दर्शक और दृष्टा का एक ही अर्थ होगा, लेकिन जीवन के कोश में बड़ा फर्क है। अगेन वही बोला ना कि दर्शक और दृष्टा देखने में सुनने में वही लगता है कि दोनों का काम क्या है, देखना, पर दोनों में बहुत मूलभूत अंतर है। वो क्या अंतर है? दर्शक का अर्थ है दृष्टि दूसरे पर है। स्पेक्टेटर जो होता है, व्यूअर जो होता है, उसका दृष्टि दूसरों पर है। एक क्रिकेट का जो दर्शक है वो क्रिकेट देख रहा है, फिल्म का दर्शक फिल्म देख रहा है, नेता का दर्शक नेता को भाषण देते हुए देख रहा है। और दृष्टा का अर्थ क्या है? दृष्टि अपने पर होना। तो जब वही दर्शक और दृश्य दोनों सेम हो जाता है, यानी वो इंसान खुद को देखने लगता है, खुद को समझने लगता है, उसकी नज़र खुद पर आ जाती है, तभी वो दर्शक दृष्टा बन जाता है। यही मूलभूत अंतर है दोनों में। दृष्टि हो देखने वाले पर हो तो दृष्टा, दृष्टि देखने वाले पर हो तो दृष्टा, मतलब जो देख रहा है और जिसको देख रहा है दोनों सेम हो गए, तो वो क्या हो गया? दृष्टा। और दृष्टि दृश्य पर हो तो दर्शक, और अगर तुम्हारी नज़र किसी दूसरे पर है तब तुम दर्शक हो। वहां पर बड़ा क्रांतिकारी भेद है, बड़ा बुनियादी भेद है। जब तुम्हारी नज़र दृश्य पर अटक जाती है तो तुम अपने को भूल जाते हो, तो दर्शक बन जाते हो। जब तुम्हारी दृष्टि से सब दृश्य विदा हो जाते हैं, सारे बाहरी चीज़ें, सारे बाहरी इमेज, सारी सीनरी, सारे लोग गायब हो जाते हैं और तुम ही तुम रह जाते हो, जागरण मात्र रह जाता है, होश मात्र रह जाता है, तो उस वक्त तुम दृष्टा बन जाते हो। तो दर्शक तो तुम तब हो जब तुम बिल्कुल विस्मृत हो गए, तुम अपने को भूल ही गए, नजर लग गई वहां। सिनेमा हॉल में बैठे हो, 3 घंटे के लिए अपने को भूल जाते हो, याद ही नहीं रहता कि तुम कौन हो। तो ओशो यही कह रहे हैं कि तुम दर्शक उस वक्त बन जाते हो जब तुम खुद को भूल जाते हो। तुम्हारी दृष्टि में सिर्फ बाहरी चीजें बचती हैं। जिस तरह एक सिनेमा हॉल में बैठ के मूवी देख रहे हो तो तुम अपने आप को भूल चुके होते हो कि तुम हो भी कि नहीं। तुम पूरे तौर पर उस बाहरी दृश्य में रम जाते हो, तब तुम एक प्योर दर्शक बन जाते हो। उस वक्त सुख दुख चिंताएं सब भूल जाते हो। इसलिए तो भीड़ वहां पहुंचती है। किस लिए भीड़ पहुंचती है? ताकि इंसान खुद को भूल सके, खुद की समस्याएं और खुद के प्रॉब्लम्स वो वहाँ भूल सके। इसलिए लोग पहुंचते हैं फिर सिनेमा हॉल, इसलिए लोग पहुंचते हैं क्रिकेट के स्टेडियम, दर्शक बनने के लिए। जिंदगी में बड़ा दुख है, चिंता है, परेशानी है, कहीं चाहिए भूलने का उपाय। लोग बिल्कुल एकाग्रचित्त हो जाते हैं, बस ध्यान उनका लगता ही फिल्म में है। वहाँ देखते हैं पर्दे पर कुछ भी नहीं है, छाएं डोल रही हैं। छाएं मतलब इमेज डोल रहे हैं पर्दे पर। सिनेमा हॉल में यही होता है ना। मगर लोग बिल्कुल एकाग्रचित्त हैं। बीमारी भूल जाती है, चिंता भूल जाती है, बुढ़ापा भूल जाता है, मौत भी आती हो तो भूल जाती है। लेकिन दृष्टा नहीं हो गए तुम, तो तुम फिल्म में बैठकर दर्शक हो गए। समझो इस बात को। ओशो क्या कह रहे हैं कि जब एक हम फिल्म देख रहे हैं, बाहर एक दृश्य को देख रहे हैं, तो हम अपने वजूद को भूल जाते हैं, अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। कोई बीमारी हो, कोई दुख हो, कोई चिंता हो, सब के सब भूल चुके हैं हम क्या करते हैं? वहाँ पे दर्शक बने बैठे हैं। पर बीइंग दर्शक, आप वहाँ दर्शक हो, एज ए व्यूअर बैठे हो, अपने आप को दृष्टा मत समझ लेना। क्योंकि वहाँ पे कहा ना कि ओशो ने कहा ना कि दर्शक और दृष्टा सुनने में बहुत सेम लगता है कि दोनों ही तो देख रहे हैं, लेकिन नहीं, दर्शक बाहरी देख रहा है, बाहरी चीज़ों को देख रहा है। तो ओशो यही कहते हैं कि लेकिन दृष्टा नहीं हो गए तुम फिल्म बैठकर देख रहे हो तो दृष्टा नहीं बन गए, तुम दर्शक हो। भूल ही गए अपने को, स्मरण ही नहीं रहा कि मैं कौन हूँ। यह जो देखने की ऊर्जा है भीतर, इसकी तो स्मृति ही खो गई। बस सामने दृश्य है, उसी पर अटक गए, उसी में सब भांति डूब गए। तो वही बोल रहे हो कि तुम दर्शक बने हो, दृष्टा मत समझ लेना खुद को। अपना वजूद तो तुम भूल चुके हो, तो दृष्टा कैसे बने?
अपने आप से नज़र तो तुम्हारी हट चुकी है, तो दृष्टा कैसे हुए? तुम सिर्फ और सिर्फ एक दर्शक बने बैठे हो। दर्शक होना एक तरह का आत्म विस्मरण है और दृष्टा होने का अर्थ है सब दृश्य विदा हो गए, पर्दा खाली हो गया, अब कोई फिल्म नहीं चलती वहां, न कोई विचार रहे, न कोई शब्द रहे, पर्दा बिल्कुल शून्य हो गया, कोरा और शुभ्र सफेद। देखने को कुछ भी ना बचा, सिर्फ देखने वाला बचा, और अब देखने वाले में डुबकी लगी तो दृष्टा हो गए। तो ओशो यही कह रहे हैं कि दर्शक आत्म विस्मरण होता है, माने खुद को भूल जाने वाला, वो हो गया दर्शक। पर दृश्य बनने के लिए आपको सभी बाहरी चीजें छोड़नी होगी, मतलब सभी बाहरी चीजों पे अपने नज़र को हटाना पड़ेगा। छोड़ना मतलब ये नहीं कि दुनियादारी छोड़ के चले गए, वो नहीं, कि बाहरी चीजों को देखते देखते आपको रुकना पड़ेगा और अपने आप पर नजर डालनी पड़ेगी, अपनी चेतना पर नजर डालना पड़ेगा। उस समय कोई बाहरी फिल्म नहीं चलती है, उस समय मात्र एक सफेद कोरा पर्दा बचता है, कुछ भी नहीं दिख रहा हमें, बस हमें भीतर की चीज दिख रही है, मैं स्वयं दिख रहा है और कुछ नहीं, बाकी सब खो गया। और उस वक्त तुम खुद में डूबते हो और उसी वक्त तुम दृष्टा बन जाते हो। दृश्य और दर्शक, मनुष्यता इनमें बटी है। कभी कभी कोई दृष्टा होता है, कोई अष्टावक्र होता है, कोई कृष्ण होता है, कोई महावीर होता है, कोई बुद्ध होता है। कभी कभी कोई जागता है और दृष्टा होता है। तो ओशो ने फाइनली यही कहा कि जो मनुष्य जाति है ये पूर्ण रूप से दृष्टा शायद ही कोई बन पाता है, क्योंकि अधिकतर लोग बस दो में बटे हैं, एक दृश्य बना हुआ है और एक दर्शक बना हुआ है। बस पूरी मनुष्य जाति इसी में बटी हुई है। कुछ विरले होते हैं जो बुद्ध बन पाते हैं, महावीर बन पाते हैं, कृष्ण बन पाते हैं, वो बन जाते हैं दृष्टा। तू सबका एक दृष्टा है, इस लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं ओशो। तू सबका एक दृष्टा है, और इस सूत्र की खूबियां यह है कि जैसे ही तुम दृष्टा हुए तुम्हें पता चलता है दृष्टा तो एक ही है संसार में, बहुत नहीं है। दृश्य बहुत है, दर्शक बहुत है, अनेकता का अस्तित्व ही दृश्य और दर्शक के बीच में है। वह झूठ का जाल है, दृष्टा तो एक ही है। तो ओशो यहाँ पे सिंपली एक ही बात कहना चाह रहे हैं, बहुत डीप है, कि दर्शक बहुत हो सकते हैं, दृश्य बहुत हो सकते हैं, पर दृष्टा एक ही होता है, जो खुद को देखने वाला। क्योंकि खुद की जो चेतना है वो पूरे ब्रह्मांड में एक ही है ना। अगर आप खुद को देखना शुरू कर दिए तो मतलब पूरे ब्रह्मांड को आप देखना शुरू कर दिए। और मैं या फिर कोई भी, या फिर आप कोई भी अगर खुद को देखने लगे तो उस ब्रह्मांड को ही देख रहे हैं। और वो ब्रह्मांड क्या है? एक ही है ना। वो पूरा सत्य क्या है? एक ही है। तो वही बोल रहे हैं कि दृष्टा एक ही है। जैसे ही हम दृष्टा बनते हैं हमें मालूम पड़ता है कि हम उस एक में विलीन हो रहे हैं। इसको इस बात से समझो, ओशो कहते हैं, ऐसा समझो कि चांद निकला, पूर्णिमा का चांद निकला, नदी पोखर में, तालाब सरोवर में, सागर में, सरिताओं में, सब जगह प्रतिबिंब बने। किसके बने? चांद के बने। अगर तुम पृथ्वी पर घूमो और सारे प्रतिबिंबों का अंकन करो तो करोड़ों अरबों खरबों प्रतिबिंब मिलेंगे, लेकिन चांद तो एक है ना, प्रतिबिंब अनेक है। तो ओशो क्या कह रहा है कि चांद का जो इमेज बन रहा है इस धरती पर, सागर में, तालाब में, कहीं भी, वो बहुत है, अनेकों हैं, करोड़ों की संख्या में मिलेंगे इस पृथ्वी पर। लेकिन बोल रहे हैं कि जो चांद है वो तो केवल एक ही है ना, प्रतिबिंब अनेक हो रहे हैं। दृष्टा एक है, दृश्य अनेक है, दर्शक अनेक है, पर दृष्टा जो है, जो अल्टीमेट ट्रुथ, वो एक ही है। वे सिर्फ प्रतिबिंब है, वे छाए हैं, छायाएं हैं। तो ओवरऑल क्या कहते हैं ओशो कि जो भी एक बार दृष्टा बन जाए उसे मालूम पड़ेगा कि दृष्टा एक ही होता है। जिस सत्य को हम देख रहे हैं, जिस सत्य को हम देख रहे हैं, वो एक ही है। बाकी दुनिया में जो भी चीज़ तुम्हें दिख रही है सारे उसके प्रतिबिंब हैं, सत्य नहीं है, वो सिर्फ छाए हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति दृश्य और दर्शक से मुक्त होता है, दृश्य और दर्शक से मुक्त होता है, न तो दिखाने की इच्छा रह गई कि कोई देखे, न देखने की इच्छा रही, देखने और दिखाने का जाल छूटा, वह रस न रहा तो वैराग्य।
अब कोई इच्छा नहीं होती कि कोई देखे और कहे कि सुंदर हो, सज्जन हो, संत हो, साधु हो। ऐसी कोई इच्छा बची नहीं जब हमारे अंदर। हम अब दृश्य बनना ही नहीं चाहते कि कोई हमारी तारीफ करे, हमें प्रतिष्ठा दे, हमें सम्मान दे। ये सारी इच्छाएं खत्म हो गई। अगर इतनी भी इच्छा भीतर रह गई कि लोग तुम्हें साधु समझे, तो अभी तुम पुराने जाल में पड़े हो। ओशो कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई संत भी बोल रहा है, तुम संत का चोला ओढ़ लिए, तुम सन्यासी बन गए और लोग तुम्हें सन्यासी बोल रहे हैं, संत बोल रहे हैं और तुमको मजा आ रहा है इसमें, अरे भाई मेरे तारीफ कर रहे हो यार, मेरे को सद्पुरुष बोल रहे हैं और तुमको इसमें आनंद आ रहा है, तब भी तुम उस जाल से छूटे नहीं हो। बस अलग टाइप का जाल ले लिया है तुमने। तो तुम उस राजनेता, उस अभिनेता से भिन्न नहीं हो, तुमने बस अलग टाइप का जाल अपने ऊपर डाल लिया है। तो ओशो यही कह रहे हैं कि इच्छा अगर तुम्हारे भीतर इतनी सी भी रह गई कि कोई तुम्हें साधु बोले, सन्यासी बोले, संत बोले, महापुरुष बोले, तब भी तुम पुराने जाल में फंसे हो। अगर इतनी भी आकांक्षा रह गई मन में कि लोग तुम्हें संत पुरुष समझे, तो तुम अभी पुराने जाल में पड़े हो, अभी संसार से छूटे नहीं हो। संसार ने नया रूप लिया, नया ढंग पकड़ा, लेकिन यात्रा पुरानी ही जारी है, सातत्य पुराना ही जारी है। क्या कर समझ में आया इस बात को कि अक्सर ये होता है कि हमें लगता है कि नहीं हम चोला बदल लें। इस बारे में हमने पहले चैप्टर्स में बहुत चीज़ देखा है। इस बारे में भी ओशो ने कई बार कहा है कि हम सिर्फ चोला बदल लेने से वो ये नहीं होता कि तुम उस सत्य के करीब पहुंच गए। तुमने सांसारिक चीज़ें छोड़ दी, धन, पैसा, मकान, बंगला, ऐश्वर्य, सम्मान छोड़ दिया और संत का भगवा पहन के निकल पड़े। पर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें संत बोले, सत्पुरुष बोले, तब तुम स्टिल उसी जाल में फंसे हुए हो, उसी मोह माया में फंसे हुए हो। और शायद ओशो ने यह भी कहा था कि शायद तुम और भी बड़े माया जाल में फंस चुके हो, जहां तुम जस्टिफाई कर रहे हो कि भाई मैं तो अब सद्पुरुष के रास्ते पे चल पड़ा हूं। है कि नहीं ऐसा? तो ओशो कहते हैं, क्या करोगे देखकर, खूब देखा क्या पाया, क्या करोगे दिखाकर, कौन है यहां जिसको दिखाकर कुछ मिलेगा। तो इन दोनों से पार हटकर, द्वंद्व से हटकर जो दृष्टा में डूबता है, तो पाता है कि एक ही है। यह पूर्णिमा का चांद तो एक ही है। यह सरोवरों, पोखरों, तालाबों, सागरों में अलग अलग दिखाई पड़ता था, अलग अलग दर्पण थे, इसलिए दिखाई पड़ता था। तो ओशो यहां पे फाइनली यही बात बोल रहे हैं कि जिस तरह से चांद एक ही है, उस तरह से वो सत्य एक है। पर हम क्या बने हैं? हम दर्शक बन बैठे हैं, हम दृश्य बन बैठे हैं। बनना चाहिए था हमें दृष्टा। तो ये दर्शक और दृश्य क्या है? ये अलग अलग लोगों से हमारा प्रतिबिंब है। दर्शक क्या है? अलग अलग मिरर्स। और दृष्टा क्या है? उनका। और दृश्य क्या है? कि वो लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं तुम्हारे बारे में, दृश्य के बारे में। दृश्य मतलब क्या? एक इमेज, कि मैंने कैसी इमेज बनाई है। चार लोग हैं, चार अलग अलग टाइप की बातें हमारे बारे में ओपिनियन रखते हैं। तो ये पूरा खेल वही चल रहा है, दृश्य और दृष्टा का। लास्ट एपिसोड में हमने यही सारी चीज़ें देखी थी, बहुत बढ़िया ओशो ने एक्सप्लेन किया था। तो इस चीज़ को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि किस तरह से एक स्टोरी के थ्रू ओशो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, ये बातें यहाँ तक अच्छी पसंद आई हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि आपको ये वीडियो आगे मिलता रहे। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, stay healthy, stay happy. Peace.